पैराडाइज एजुकेटर चैनल में। आज हम एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एनर्जी कंजर्वेशन एंड बिल्डिंग कोड आपके लिए लेकर आए हैं। ये जो टॉपिक है ये बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन में 2 बार पढ़ा जाता है। सबसे पहली बार आप तब पढ़ोगे जब आप एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को पढ़ोगे, क्योंकि ये टॉपिक ईसीबीसी जो है ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट का एक फीचर है। और दूसरी बार आप इसे तब पढ़ोगे जब आप इसका इंडिविजुअल एक चैप्टर पढ़ रहे होगे, ठीक है, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ये अपने में एक बहुत डीप और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस वीडियो में आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप अगर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को पढ़ रहे हो तब भी आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, और अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, उसको पढ़ रहे हो तब भी आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम इसमें सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे रिलेटेड टू एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। ठीक है, अब इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, आप सामने देख पा रहे होगे कंटेंट ओवरव्यू में, कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। फिर हम पढ़ेंगे बिल्डिंग डिजाइन नॉर्म्स गिवन बाय ईसीबीसी। फिर स्कोप ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, पर्पस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, बेनिफिट्स फ्रॉम एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स। मतलब क्या है, मतलब जिस जगह एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को अप्लाई किया जाता है वो होती है बिल्डिंग्स। ठीक है, तो जब बिल्डिंग्स पे आप ईसीबीसी अप्लाई करते हो तो वो बिल्डिंग्स एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बन जाती हैं। तो इन बिल्डिंग्स का क्या बेनिफिट होगा वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एनर्जी एफिशिएंसी बैरियर्स के बारे में, कि ईसीबीसी को अप्लाई करने के बाद या फिर जनरल वे में एनर्जी एफिशिएंसी के सामने क्या क्या बैरियर्स आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि हम अभी तक कितने टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। ये हमारा बेसिक्स ऑफ एनर्जी जो पहला चैप्टर था, हम इसको पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं, जिसमें जितने भी आपको पार्ट्स दिख रहे हैं, जितने पॉइंट्स दिख रहे हैं, वो सारे कवर किए जा चुके हैं। ये सब आपको हमारी जो एनर्जी कंजर्वेशन की प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। इसके बाद ये हमारा चैप्टर सेकंड था, जो कि था एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। इसमें भी हमने हर टॉपिक को कवर कर लिया है। जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स में जितने भी आपको ये एरियाज दिख रहे हैं जहां जहां पे एनर्जी को आप सेव कर सकते हो, इनके ऊपर भी मैंने इंडिविजुअल वीडियो बना दी है। इसके बाद एनर्जी ऑडिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन का, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो आपके लिए बना रखा है, जिसमें मैंने आपको एनर्जी ऑडिट क्या होता है ये पढ़ा दिया है। व्हाट आर टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिट, व्हाट आर द मेथोडोलॉजी यूज्ड इन एनर्जी ऑडिट। ठीक है, एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी मैंने आपको पढ़ा दिया, जिसमें मैंने 4 से 5 इंस्ट्रूमेंट कवर किए हैं। और आखिरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो एनर्जी ऑडिट का रिपोर्ट बनता है उसका क्या फॉर्मेट होता है और कैसे बनाई जाती है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो आपके लिए बना दी है। तो आप ये सारी वीडियोस देख लीजिएगा अगर आप चाहते हो देखना तो। ठीक है, और ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ईसीबीसी को पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले व्हाट इज ईसीबीसी, ठीक है, इसके सैलेंट फीचर्स क्या क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे अपनी अगली वीडियो में। और तीसरी वीडियो जो ईसीबीसी के ऊपर आएगी उसमें हम 7.2 टॉपिक जो है ये कवर करेंगे, जिसमें टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन बिल्डिंग्स, न्यू बिल्डिंग एंड एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। ठीक है, तो ये हम ईसीबीसी जो हमारा टॉपिक है 3 वीडियो में कवर करेंगे। आज जो पहली वीडियो हम बस इसमें ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज ईसीबीसी, एंड जो आप कंटेंट ओवरव्यू पीछे देख के आ रहे हो वो सब कवर होगा इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ईसीबीसी। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड क्या है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो ऐसा समझिए कि मान लीजिए आप जहाँ पे रह रहे हो एक बिल्डिंग है वो, ठीक है, उसके आसपास कई सारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। और बिल्डिंग बेसिकली 2 तरीके की होती हैं, एक होती है डोमेस्टिक बिल्डिंग, दूसरी होती है कमर्शियल बिल्डिंग। ठीक है, तो जो ईसीबीसी है ये एक रूल्स प्रोवाइड करता है, रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है। और ये क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ये रूल्स रेगुलेशन ऐसे होते हैं कि जो आपकी कमर्शियल बिल्डिंग है, ठीक है, आप उसको कैसे एनर्जी एफिशिएंट बना सकते हो। ठीक है, मेन फोकस एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड का यही रहता है। ठीक है, द एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ईसीबीसी वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर इन मे 2007। जो हमारा ईसीबीसी है इसको मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने मई 2007 में लॉन्च किया था। ठीक है, किस एक्ट के अंदर लॉन्च किया था, तो वो था एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। इस एक्ट के अंदर आपको ये वाला जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है ये मिलेगा। ठीक है, किस मिनिस्ट्री द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, मई 2007 में लॉन्च किया गया था। अब मेन फोकस क्या था इस कोड को इम्प्लीमेंट करने का या लाने का, तो इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी इन बिल्डिंग सेक्टर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ये जो लाइन है ये आपको सीधा सीधा ये बता रही है कि व्हाट इज द एम ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। क्या एम है कि जो हमारा बिल्डिंग सेक्टर है, बिल्डिंग सेक्टर मतलब जो डोमेस्टिक बिल्डिंग्स हैं, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, इन बिल्डिंग्स की आप एनर्जी एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज कर सकते हो, कैसे प्रमोट कर सकते हो। तो बिल्डिंग सेक्टर की एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाया था वो था एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये दो जो लाइन है, ये दो लाइन सफिशिएंट है एक्सप्लेन करने के लिए कि व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। ठीक है, अब इन अ बिल्डिंग ईसीबीसी मेनली डील्स इन 3 कैटेगरीज। ठीक है, कौन कौन सी वो कैटेगरीज है? सबसे पहली बिल्डिंग एनवलप, दूसरी लाइटिंग सिस्टम, तीसरी एचवीएसी। वैसे तो ईसीबीसी कई सारे कैटेगरीज में डील करती है जो बिल्डिंग से रिलेटेड है, लेकिन मेनली ये 3 वो एरियाज हैं, मेजर एरियाज हैं जहां पर ईसीबीसी का रोल आप ज्यादा देखोगे। बिल्डिंग एनवलप क्या होता है? बिल्डिंग एनवलप अभी हम देखेंगे आगे। लाइटिंग सिस्टम के बारे में आपको पता है, एचवीएसी भी हम अभी आगे देखेंगे। अब एक चीज आप नोट करिएगा कि ये जो ईसीबीसी होता है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, ठीक है, सबसे पहली चीज तो मैंने आपको ये बताया कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंडर ये ईसीबीसी पाया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज जो हमारी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है जो कि रन कराती है ईसीबीसी को। मतलब क्या है कि जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है ये मॉनिटर करती है, ये इंप्लीमेंट करती है, ये डायरेक्ट करती है किसको? ईसीबीसी को। ये तीनों चीजें ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ईसीबीसी के साथ करती है। ठीक है, मतलब क्या है कि देश में जहां जहां भी बिल्डिंग्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं और अगर वहां पे ईसीबीसी अप्लाई हो रहा है तो कौन अप्लाई कर रहा है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अप्लाई कर रही है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो नोट दिया हुआ है, ये नोट ये कह रहा है कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या फिर जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसको फुल अथॉरिटी देती है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, कि वो ईसीबीसी को अपने स्टेट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सके। स्टेट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करने का मतलब स्टेट में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ईसीबीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसके एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट ये है और एक डिस्ट्रिक्ट हमारी ये है। मान लीजिए ये स्टेट 1 है और ये जो है ये हमारी स्टेट 2 है। ठीक है, तो इस स्टेट का क्लाइमेट कुछ और है और इस स्टेट का क्लाइमेट कुछ और है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो ईसीबीसी के रूल्स इस स्टेट के क्लाइमेट को देखते हुए निर्धारित करेगी और इस स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो इस स्टेट का क्लाइमेट देखते हुए ईसीबीसी के रूल्स को निर्धारित करेगी। आई होप आपको ये स्लाइड में हर वो चीज समझ में आ गई होगी जो मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ईसीबीसी सेट्स मिनिमम एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स फॉर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग्स। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है? ये पॉइंट यूज ऑफ ईसीबीसी बता रहा है। मेनली एक तरीके से आप ये कह सकते हो यूज ऑफ ईसीबीसी। व्हाट इज द यूज ऑफ ईसीबीसी? ईसीबीसी का क्या यूज है? ईसीबीसी बेसिकली सेट करता है मिनिमम एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स फॉर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग्स। मान लीजिए कोई एक कमर्शियल बिल्डिंग है जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, बन रही है, ठीक है, या बनने जा रही है, तो ईसीबीसी क्या करेगा? उस बिल्डिंग के लिए मिनिमम क्राइटेरिया सेट करेगा फॉर डिजाइन एंड फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब ईसीबीसी एक रूल दे देगा कि आपको इस रूल्स या इस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही बिल्डिंग का डिजाइन करना है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, बेस्ड अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन और अदर फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द नियर बाय एरिया। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? इट हेल्प इंप्रूव एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस। मतलब क्या है? मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन चुकी है, ठीक है, और उसका रिनोवेशन हो रहा है या रिनोवेट होने जा रही है, ठीक है, तो ईसीबीसी भी कुछ रूल्स देगा इस तरीके से जो हेल्प करेंगे उस बिल्डिंग के रिनोवेशन को या एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस को। ठीक है, तो आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि जो हमारा ईसीबीसी है वो जो डिजाइन नॉर्म्स देता है वो किस किस सेक्टर में देता है, मतलब किस किस एरियाज में देता है। ठीक है, इसमें से कई एरियाज अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, जैसे कि बिल्डिंग एनवलप, लाइटिंग सिस्टम, एचवीएसी सिस्टम, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर कि एक्चुअली में ईसीबीसी कैसे डिजाइन नॉर्म्स देता है इनमें। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहाँ ईसीबीसी अपना डिजाइन नॉर्म्स देता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एटसेट्रा लिख के रखा है। ठीक है, अब बिल्डिंग एनवलप क्या होता है ये समझिए। बिल्डिंग एनवलप में बेसिकली 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले वॉल, रूफ, विंडो, और एक चीज और आती है जिसको हम कहते हैं फ्लोर, मतलब जमीन बिल्डिंग की। ठीक है, मान लीजिए एक बिल्डिंग है हमारी कुछ इस तरीके से, तो बिल्डिंग एनवलप क्या होता है? बेसिकली एनवलप, एक आप एनवलप देखे होंगे कि जो पेपर को कवर करता है, पेपर को अपने अंदर रखता है, वो एनवलप होता है।
तो जो हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का एनवेलप क्या हो जाएगा, जो बिल्डिंग की वॉल्स होंगी वो एक तरीके से एनवेलप हो जाएंगी, जो बिल्डिंग की जो फ्लोर होगा वो एक तरीके से एनवेलप हो जाएगा, बिल्डिंग की जो रूफ है वो बेसिकली एनवेलप की तरह काम करेंगी, ठीक है, और जो खिड़कियां हैं ये भी एनवेलप के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो कैसी वॉल होनी है, कैसा फ्लोर होना है, कैसी रूफ होनी है, कैसी विंडोज होनी है एक कमर्शियल बिल्डिंग के लिए, ठीक है, वो डिसाइड करना है ईसीबीसी का काम, ठीक है। ईसीबीसी अपने नॉर्म्स में, जो उसके डिजाइन नॉर्म्स में है, उसमें पहले ही स्पेसिफाई कर चुका है कि भाई आपको जो बिल्डिंग बनानी है उसमें बिल्डिंग एनवेलप कैसा होगा, मतलब वॉल्स कैसी होंगी, रूफ्स कैसा होगा और विंडोज फ्लोर कैसे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ईसीबीसी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा पॉइंट, लाइटिंग सिस्टम। लाइटिंग सिस्टम बोले तो जो घर में हमारे वायरिंग बिछी होती है, ठीक है, घर में जो हमारे डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स यूज होते हैं, ठीक है, जो हमारे एमसीबी यूज होती हैं, ठीक, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज होते हैं, तो उनके डिज़ाइन कैसे होने चाहिए, उन वो स्टार रेटिंग होनी चाहिए कि नहीं, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग परचेज हो रहे हैं कि नहीं, खरीदे जा रहे हैं कि नहीं, यूज हो रहे हैं कि नहीं, इन पे भी नजर रखता है ईसीबीसी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू, ठीक है। बेसिकली ईसीबीसी का क्या पर्पस है, आपके बिल्डिंग की एनर्जी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, ठीक है। अभी हम आगे समझेंगे कि ईसीबीसी ऐसा क्यों करता है, उससे हमें एज अ इंडिविजुअल क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। वाटर हीटिंग एंड पंपिंग सिस्टम में भी ईसीबीसी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही डिजाइन नॉर्म्स प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं एचवीएसी सिस्टम की। जो हमारा एचवीएसी सिस्टम है ये क्या होता है, एच का मतलब होता है हीटिंग, वी का मतलब है वेंटिलेशन और एसी का मतलब आप सब जानते होंगे एयर कंडीशनिंग, ठीक है। हीटिंग का हमें यूज कब होगा, हीटिंग का यूज होगा हमें विंटर सीजन में। एसी का यूज हम कब करते हैं, एसी का यूज हम करते हैं समर सीजन में। और वेंटिलेशन हमें 24x365 डेज चाहिए, ठीक है। तो हीटिंग कैसी होगी किसी बिल्डिंग में, एयर कंडीशनिंग बिल्डिंग में कैसी होगी, और हमारे जो वेंटिलेशन है वो बिल्डिंग में कैसा होगा, ये डिसाइड करेगा वो रूल वो रेगुलेशन जो ईसीबीसी ने देके रखा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली चीज जो हम समझेंगे वो है स्कोप ऑफ ईसीबीसी। ईसीबीसी का क्या स्कोप है, मतलब ईसीबीसी बेसिकली कहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, वो बिल्डिंग्स जिनमें जो हमारा लोड है वो 500 किलोवाट से ज्यादा है, वहां पर यूज होगा हमारे एसीबीसी के रूल्स। या फिर जो हमारा बिल्डिंग है उसका जो लैंड एरिया है वो 1000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है, तो वहां पर भी आप ईसीबीसी के रूल्स अप्लाई होते हुए देखोगे, ठीक है। इनसे छोटे जो एरिया होते हैं, जैसे कि जो हमारे घर के एरिया हैं, जनरली भारत में 1000 स्क्वायर मीटर से नीचे बहुत सारे घर पाए जाते हैं, तो वहां पर आप ईसीबीसी को अप्लाई होते हुए नहीं देखोगे, ठीक है। लेकिन 1000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा एरिया में ईसीबीसी अगर अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब आपकी वो बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंट है है नहीं तो आगे बन जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट हैं। अगला टॉपिक क्या है, पर्पस ऑफ ईसीबीसी। ईसीबीसी का क्या पर्पस है, मेनली पर्पस से कहने का मतलब है व्हाट इज द एम ऑफ ईसीबीसी, जो भी हम पीछे डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। क्या एम है, द पर्पस ऑफ दिस कोड इज टू प्रोवाइड मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। मतलब क्या है कि किसी भी बिल्डिंग का जो डिजाइन क्रिएट हो रहा है, जो बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्ट हो रही है, वहां पर जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है वो मिनिमम हो, एनर्जी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो, एनर्जी कंजर्वेशन मैक्सिमम हो। ये चीज बेसिकली एम है किसका, ईसीबीसी का, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब जो टॉपिक हम देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एज अ इंडिविजुअल हमें फायदा पहुंचाएगा। क्या है टॉपिक, बेनिफिट्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स। मतलब जो बिल्डिंग हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो कमर्शियल हो, अगर वो बिल्डिंग हमारी एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बन जाती है तो हमें कैसे बेनिफिट पहुंचाएगी। सबसे पहला पॉइंट, जो हमारी बिल्डिंग की मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, मतलब आपको कम रिनोवेशन करना पड़ेगा अपनी बिल्डिंग का, अगर आपकी बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंट है तो। मतलब क्या, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ईसीबीसी ऑन योर बिल्डिंग, तो उससे क्या होगा, जो हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। दूसरी चीज यूटिलिटी कॉस्ट, जो हमारी यूटिलिटी कॉस्ट है बिल्डिंग की वो कम हो जाएगी। ये दो पॉइंट एक तरीके से हमारे सिमिलर है, ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग में कोई भी कॉस्ट, यूटिलिटी कॉस्ट तब कहलाती है जब आप उस बिल्डिंग में एक्स्ट्रा खर्च करते हो पैसा, ठीक है। तो अगर पैसा आदमी बिल्डिंग में कब खर्च करता है, जब वो या तो रिनोवेट करा रहा हो बिल्डिंग में, या बिल्डिंग और ऊंची करवा रहा हो, बड़ी करवा रहा हो, तो अपना पैसा खर्च करता है, ठीक है।
तो ये यूटिलिटी कॉस्ट कम होगी तब जब हम ईसीबीसी को अपनी बिल्डिंग्स में अप्लाई करेंगे, मतलब हमारी जो बिल्डिंग है वो बन जाएगी एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग। ठीक है, ये 2 पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग इज इम्प्रूव्ड। ड्यूरेबिलिटी क्या है, मान लीजिए आपने बिल्डिंग बनाई 1000 स्क्वायर मीटर एरिया में, ठीक है, तो वो बिल्डिंग मान लीजिए 150 साल खड़ी है, आपने इतनी मजबूती से बनाई कि वो बिल्डिंग जो है आपकी 150 साल तक आराम से खड़ी रह जाएगी। तो जब आप ईसीबीसी को अप्लाई करोगे अपनी बिल्डिंग्स में और आपकी बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंट बन जाएगी, तो 150 साल से हो सकता हो कि वो 1 साल और ज़्यादा खड़ी रह जाए। तो ये एक साल भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है आपकी बिल्डिंग की जो एफिशिएंसी इंक्रीज हुई। ठीक है, तो ये 1 साल भी बहुत बड़ा अमाउंट कहलाएगा जिससे आपकी बिल्डिंग इंप्रूव हुई, बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन है, मतलब बिल्डिंग जो बनी हुई है उसका इंप्रूवमेंट हुआ। ये भी बहुत ह्यूज अमाउंट है, 1 साल भी इंक्रीज हो जाना। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आपकी बिल्डिंग की ड्यूरेबिलिटी 1 साल बढ़ गई। ठीक है, तो ये बहुत एक बेनिफिट वाली चीज़ है। अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें पोल्यूशन कम होगा। आप देखते हो कि जब भी आप बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग के ऊपर एक हरा चदरा आप देखते होगे कि पहले अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में हरा चदरा एक डाल दिया जाता है। ये हरा चदरा क्यों डाल दिया जाता है, ताकि जो हमारा एयर पॉल्यूशन है बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन की वजह से वो कम हो सके। ठीक है, तो ये जो ग्रीन आप चदरा देखते होगे बिल्डिंग के ऊपर जो डाला जाता है वो भी अंडर ईसीबीसी नॉर्म्स गिवन है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन बिल्ड जो कॉमर्शियल बिल्डिंग है उसमें ऐसा चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं, डोमेस्टिक बिल्डिंग में इस चदरे का यूज़ कम होता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, बेसिकली इससे हुआ लेस पॉल्यूशन, जो हमें पॉल्यूशन है उस पर थोड़ा हमने कंट्रोल किया। ठीक है, जो हमारी बिल्डिंग में जो लोग रह रहे हैं उनका कंफर्ट बढ़ जाता है, हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, सेफ इंडोर एनवायरमेंट क्रिएट होता है जब आप ईसीबीसी को बिल्डिंग्स में लगाते हो या फिर जब आपकी बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंट बन चुकी होती है। ठीक है, और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द बिल्डिंग इज इंक्रीज्ड, एनर्जी इज कंजर्व्ड एंड एनर्जी एफिशिएंसी इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्लाइड में समझ में आ गया होगा जो बेनिफिट्स हमें मिलते हैं ड्यू टू एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी बैरियर्स। अब हम उन बैरियर्स, उन ऑब्स्टेकल्स के बारे में बात करेंगे जो एनर्जी एफिशिएंसी फेस करता है। क्या क्या बैरियर्स हैं, सबसे पहला पॉइंट, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कंपेरेटिव एनर्जी यूज। ठीक है, हम जो कंज्यूमर हैं हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं है कि हम प्रॉपरली एनर्जी का यूटिलाइजेशन कैसे करें। हम बेसिकली जिस तरीके से यूटिलाइजेशन करते हैं उसमें यूज तो हम करते हैं एनर्जी का, लेकिन साथ साथ वेस्ट भी करते हैं एनर्जी को। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके से यूज करना है एनर्जी को कि वेस्टेज क्या हो, वेस्टेज कम हो जाए या रुक जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, जब हमारे पास अवेयरनेस आएगी, जब हमारी नॉलेज थोड़ी इंक्रीज होगी तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। इसीलिए आप एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट को पढ़ते हो। दूसरा पॉइंट क्या है, रिस्क ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अब क्या है, क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस कम है, हमारे पास नॉलेज कम है, तो जो हमारे एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम्स हैं, एनर्जी एफिशिएंसी जितने भी तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं हम उन्हें प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाते। या फिर आप ये कह सकते हो जो नई नई टेक्नोलॉजीज मार्केट में प्रेजेंट हैं जो कि हेल्प करती हैं एनर्जी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में, हम इन नई नई टेक्नोलॉजीज का प्रॉपर वे में यूज नहीं कर पाते, कम कॉन्फिडेंस के साथ यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि एनर्जी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए थी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, हाई कॉस्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी इंडिया में जो एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज है इनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से उतनी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। ठीक है, कॉस्ट आने वाले टाइम पे जब टेक्नोलॉजी और अच्छी हो जाएगी, भारत की जो नेशनल इनकम ग्रोथ है वो अच्छी हो जाएगी, तब हो सकता हो कि टेक्नोलॉजी सस्ती हो जाए तो एनर्जी एफिशिएंसी भी तब बढ़ जाएगी। लेकिन अभी इस टाइम पर हमारे पास ना तो इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी है, ना हमारे पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी है हम लोग कि कैसे न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करें, और एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजीज महंगी तो है ही। ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड के ऊपर। आई होप आपको हर वो पॉइंट समझ में आ गया होगा जो मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा है उसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है हमारे घर के आसपास, इस वजह से ऐसा है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती हैं। अगली वीडियो भी जल्द आएगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।